तो आइए फिर से शुरू करते हैं। हम नया चैप्टर है केमिस्ट्री का है। अभी तो हम फिजिक्स पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देते हैं। तो केमिस्ट्री का ये हमारा पहला चैप्टर है पदार्थ का। तो अब देखेंगे पदार्थ क्या होता है और पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो पहला है रसायन विज्ञान का, ये पहला टॉपिक आ गया पदार्थ। पदार्थ किसको कहते हैं? तो वैसी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ भार हो, जो दबाव डाले, ठीक है। और जो स्थान घेरता है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। प्रकृति में उपस्थित जो भी वस्तु है, प्रकृति में हमारे नेचर में उपस्थित जो भी वस्तु है वो सब पदार्थ के कैटेगरी में आता है। जो भी वस्तु देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, कुछ ना कुछ जगह लेता है, ठीक, कहीं ना कुछ दबाव डालता है, और ये सब क्या हो जाता है? पदार्थ का गुण कहलाता है। जैसे हवा है, हवा भी दबाव डालता है। आप साइकिल चलाते समय यदि अपोजिट डायरेक्शन में, आपके अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही है तो वहां पे क्या होता है? आपके ऊपर दबाव लगता है और साइकिल का स्पीड क्या होता है? धीमे हो जाता है, ठीक। पानी हो गया, पानी भी दबाव डालता है। मतलब नेचर में उपस्थित जितना भी वस्तु है वो सब क्या डालता है? दबाव डालता है, सब कुछ ना कुछ जगह लेता है, ठीक। तो ये पदार्थ का डिफिनेशन हो गया। और ये क्या हो गया? अब कहता है पदार्थ के दो भाग में वर्गीकृत किया गया। पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है। तो कौन कौन भाग है? पहला है भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। पदार्थ को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वो भौतिक वर्गीकरण के आधार पे है, दूसरा भाग जो है वो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे है। अब भौतिक वर्गीकरण के आधार पे क्या सब है? तो भौतिक वर्गीकरण जो होता है वो अवस्था के आधार पे बांटा गया है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के तीन भाग है। वो कौन कौन है? ठोस है, तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के कितने भाग हो जाते हैं? तीन पार्ट हो जाते हैं। ये ठोस, द्रव और गैस हो जाते हैं। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर फिर अलग अलग पार्ट हैं। इसका जो हम इसको इरेज करके एक टेबल बना देते हैं और टेबल में सबका पार्ट्स लिख देते हैं, ठीक है, किसको किस भाग में कैसे कैसे बांटा गया है। अब देखते हैं पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया है किस किस आधार पर और कैसे किया गया है। तो पहले पदार्थ को दो भाग में बांटा गया, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर, ठीक है। पहला जो वर्गीकरण हुआ भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, दूसरा हुआ रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। तो भौतिक वर्गीकरण के अंदर में कौन कौन आया? तो भौतिक वर्गीकरण के अंदर में पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। इसको भी हम बारी बारी से पहले पढ़ेंगे, ठीक। ये हो गया भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, जो कि हम देख लिए किसमें? इसको हम फिजिक्स के अंदर भी देखे थे, ठीक है, और केमिस्ट्री में भी इसके बारे में पढ़ लेंगे एक बार। अब है रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। इसको पूरी तरह से केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ना है। ये जो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ना था, ये फिजिक्स में भी पढ़ना था, हम फिजिक्स में भी पढ़े हैं। और एक बार फिर से इसको केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। तो पहला आता है प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा आ जाता है मिक्सचर, मिश्रण, ठीक है। पहला आता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा आता है मिक्सचर। अब मिक्सचर के अंदर कौन कौन आता है? समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, विसमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। उसके बाद आता है तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ के अंदर आता है तत्व और यौगिक। तो तत्व का जो होता है वो तत्व को भी आगे तीन भाग में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। धातु, अधातु और उपधातु तत्व को फिर तीन भाग में बांटा गया। फिर यौगिक को भी दो भाग में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। जिसमें कार्बन की मात्रा होगी उसमें कार्बनिक यौगिक कहेंगे, जिसमें कार्बन नहीं होगा उसे अकार्बनिक कहेंगे। उसके बाद धातु है, अधातु है और उपधातु है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे, धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा और ये चार्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसको आप ये पूरा चार्ट बना लेंगे डिटेल से समझने के लिए। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो है ठोस, द्रव और गैस के बारे में, ठीक। पहले ठोस, द्रव और गैस के फिजिक्स में तो हम पढ़ चुके हैं, एक बार केमिस्ट्री में फिर से हम दोहरा लेते हैं।
अब देखते हैं ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। ठीक है, तो ठोस क्या है, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। कोई भी ठोस वस्तु जो आप अपने आसपास देखते होंगे, ठीक है, जैसे कि मार्कर हो गया, कोई पत्थर हो गया, या फिर कोई चौकी, बेंच, डेस्क, ये सभी क्या है, ठोस वस्तु है। इसका आकार जो है हमेशा फिक्स है और आयतन भी फिक्स है। आयतन मतलब इसका जो वेट है, ठीक है, तो आयतन भी इसका फिक्स रहता है और आकार भी। जैसे 1 केजी का कोई ईंट है या फिर 1 केजी का कोई पत्थर है, तो वो हमेशा 1 केजी का ही देखने में भी उसका शेप जैसा होगा वैसा ही आपको दिखेगा। ठीक है, और उसको कहीं भी पे भी ले जाकर उसका वेट कीजिए तो वो क्या होता है, 1 केजी ही मिलेगा आपको मेजर करने पे। ठीक, इसमें क्या होता है, आकार, ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, फिक्स हो जाता है। ठीक, दोनों में से कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है पर आकार अनिश्चित हो जाता है। जैसे कि आप 1 लीटर पानी को एक ग्लास में डालिए, अरे एक बोतल में डालिए। जैसे ये बोतल है, तो बोतल में जब हम पानी भरेंगे तो ये बोतल के शेप का दिखेगा हमको। बोतल में पानी भरने पर क्या होगा, ये बोतल के शेप का दिखेगा। यही बोतल के पानी को हम किसी बाल्टी में डाल देंगे तो वो बाल्टी का शेप दिखने लगेगा, या फिर किसी कटोरे में डाल देंगे तो वो कटोरे के शेप का देखने लगेगा। लेकिन वो यदि बोतल में हम 1 लीटर पानी डाले हैं तो वो 1 लीटर पानी ही रहेगा। पानी की मात्रा जो है वो तो कम नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका आकार बदल रहा है। आकार बदल रहा है। यहाँ पे क्या होता है, द्रव में आयतन तो निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित हो जाता है, लेकिन उसका आकार बदलते रहता है। हम जिस भी बर्तन में द्रव को रखेंगे वो उसी बर्तन के आकार का हो जाएगा देखने में। तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। उसके बाद है गैस। तो गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जैसे वायुमंडल में हमारे आसपास हवा मौजूद है, लेकिन उसका क्या आकार में मौजूद है ये तो हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो गैस जो होता है, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ये जो मुख्य रूप से पदार्थ की तीन अवस्था जो है, ठोस, द्रव और गैस, मुख्य रूप से 3 अवस्था कौन कौन है, ठोस, द्रव और गैस की है। तो ये ठोस समझ में आ गया होगा, द्रव समझ में आ गया होगा और गैस समझ में आ गया होगा। तो ठोस, द्रव और गैस के बीच में आपका कुछ क्या कहते हैं, कंपेरिजन है, जिसको हम लिख के दिखाते हैं। जैसे कि गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह गति करने की ऊर्जा। तो ठोस जो है एक जगह से दूसरी जगह कम गति करेगा, द्रव उससे ज्यादा करेगा। लेकिन गैस सबसे, जैसे कि एक सिलेंडर का गैस होगा, उसको जैसे ही आप खोलते होंगे वो तुरंत निकलता है, पूरा स्पीड में निकलता है। ठीक, या फिर एक बैलून में हवा भर लीजिए, उसमें हल्का सा छेद कर दीजिए, बैलून में हवा भर के हल्का सा छेद कर दीजिए, तो बैलून से बहुत स्पीड में हवा निकलता है। ठीक, तो उसका क्या है, गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है। लेकिन वहीं पे 1 गिलास पानी लेके आप नीचे में गिरा दीजिए, पानी जो है उतना स्पीड, जितना स्पीड से गैस निकला था उतना स्पीड से तो पानी आपका नहीं निकलेगा। वहीं पे कोई सामान है या फिर ये मार्कर है, इसको हम कहीं पे रख देंगे, क्या ये मार्कर अपने उठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है या फिर अपने फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ठोस का जो वस्तु होता है उसमें जो गतिज ऊर्जा मतलब गति करने का ऊर्जा वो नहीं के बराबर होता है। लेकिन यही चीज द्रव में ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक, उसके बाद और क्या होता है, घनत्व। तो ठोस का घनत्व जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। किसका, ठोस का घनत्व। ठोस का घनत्व जो होता है सबसे ज्यादा होता है। द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, लेकिन गैस का घनत्व सबसे कम होता है। गैस का घनत्व सबसे कम होता है।
अब पहला क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसमें ज्यादा होता है, गैस में सबसे ज्यादा होता है, और किसमें कम होता है, क्या कहते हैं, ठोस में सबसे कम होता है गतिज ऊर्जा। तो ठोस का गतिज ऊर्जा सबसे कम और गैस का सबसे ज्यादा, एक ग्रेटर देन हो गया। तो गैस का सबसे ज्यादा हो गया, उससे कम हो गया द्रव का, द्रव से कम किसका हो गया, ठोस का। घनत्व, घनत्व जो होता है वो किसका ज्यादा होता है, ठोस का घनत्व ज्यादा होता है द्रव से। और क्या कहते हैं, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, और इसका गैस का घनत्व क्या होता है, और ज्यादा कम होता है। तो सबसे कम घनत्व किसका होता है, गैस का, और सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, द्रव का। अब कहता है अंतर आणविक स्थान। मतलब अंतर आणविक स्थान का मतलब होता है जब कोई भी पदार्थ है तो उसका जो अंदर में जो कोई भी पदार्थ जो होता है छोटे छोटे अणुओं या परमाणुओं से को मिला करके तैयार करते हैं, ठीक है। तो जो जिसमें अंतर आणविक स्थान ज्यादा होगा, जिस पदार्थ के अंदर अंतर आणविक स्थान ज्यादा होगा तो वो ज्यादा आगे तक वो फ्लो करेगा, जो एक जगह से दूसरे, उसका गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिस पदार्थ का, और वो क्या ज्यादा ठोस अवस्था में बना हुआ रहेगा, तो ठोस का अंतर आणविक स्थान क्या होगा, ज्यादा होगा, किसके मुकाबला में, द्रव का। द्रव का अंतर आणविक स्थान ठोस से कम होगा और गैस से ज्यादा, और गैस का अंतर आणविक स्थान क्या होगा, उल्टा लगा दिया, गैस का अंतर आणविक स्थान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो फ्लो कर सकता है। तो गैस का अंतर आणविक स्थान सबसे कहता है अंतर आणविक बल। तो जिसमें अंतर आणविक स्थान कम है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर का जो अणु है वो अपने आप को एक दूसरे को क्या किया, टाइटली खींच के रखा हुआ है। जैसे कि चुंबक होता है, तो दो चुंबक को जब आप नजदीक में लाते हैं, दो तीन चुंबक को आप एक जगह लाइए तो देखिएगा सब एक दूसरे को अपने तरफ खींच के चिपक जाता है। तो जितना टाइटली चिपकेगा उतना कम जगह होगा, जितना लूजली चिपकेगा तो उतना ज्यादा जगह होगा बीच में। तो ज्यादा टाइटली चिपका हुआ है तो मतलब उसके बीच का स्थान जो है वो कम है। तो मतलब जो है ठोस जो होता है वो ज्यादा टाइटली चिपका हुआ रहता है, इसके अंदर आणविक स्थान क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक। अंतराण्विक स्थान कम होगा लेकिन उसके बीच का बल क्या होगा, अंतराण्विक बल, खींचने वाला बल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा बल से खींचा होगा। द्रव का अंतराण्विक बल क्या होगा, ठोस से कम होगा लेकिन गैस से ज्यादा। किसका, द्रव का अंतराण्विक बल, द्रव का अंतराण्विक बल जो होगा वो ठोस से तो कम होगा लेकिन गैस से ज्यादा होगा। सबसे कम अंतराण्विक बल किसका होगा, गैस का होगा। अब इसके बाद आता है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था का मतलब होता है उसको खींच के तार बनाने का जो क्षमता होता है, ठीक है। प्रत्यास्था का मतलब होता है कि जैसे कि धातु का कोई वस्तु है उसको जब हम खींचते हैं, ठीक है, तो खींचते हैं तो क्या एक तार के रूप में बन जाता है ना। तो उसको खींच के तार बनाने का जो क्षमता होता है उसी को हम प्रत्यास्था कहते हैं, या फिर पीट के उसकी लंबाई या चौड़ाई को जो बढ़ा देते हैं, ठीक। तो जो ठोस होता है उसकी प्रत्यास्था ज्यादा होगी कि कम होगी, तो ठोस की प्रत्यास्था तो अधिक होगी, ठीक है, उससे कम होगी किसकी, द्रव की। प्रत्यास्था समझ में आ गया। प्रत्यास्था क्या होता है, किसी भी चीज को खींच के उसमें उसको तार बना, लंबा करके तार बना दिया, या फिर उसकी लंबाई या चौड़ाई पीट के जो बढ़ा देते हैं उसको हम प्रत्यास्था कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, विसरण या फिर स्वसंजक बल। स्वसंजक बल अब आगे क्या है, स्वसंजक बल और विसरण। तो स्वसंजक बल जो होता है, स्वसंजक बल का मतलब वो उसके बीच के अणुओं का बल। तो ठोस का स्वसंजक बल सबसे अधिक होता है और द्रव का उससे कम और गैस का सबसे कम। विसरण में भी गैस का जो होता है वो
ठीक है। विसरण का मतलब क्या होता है, जो उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में या फिर उड़ने की जो क्षमता होती है, जो सबसे ज्यादा विसरण करने का दर जो होता है वो गैस का होता है, वही द्रव उससे कम और ठोस उससे सबसे कम होता है। तो ये ठोस क्या कहते हैं, ठोस द्रव और गैस में जो कुछ कुछ अंतर था या फिर रिलेशन जो था वो आप देख लिए होंगे। जैसे कि ठोस की पूछेगा किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो ठोस की किसकी गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, द्रव की। घनत्व किसका सबसे अधिक होता है, ठोस का। सबसे घनत्व कम किसका होता है, गैस का। या पूछेगा द्रव और गैस में किसका अंतर आणविक स्थान, द्रव और गैस में किसका अंतर आणविक स्थान कम होता है, तो द्रव का अंतर आणविक स्थान क्या होता है, सबसे द्रव का अंतर आणविक स्थान कम होता है, गैस का अंतर आणविक स्थान ज्यादा होता है। उसके बाद अंतराण्विक बल, किसमें अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है, तो जो ज्यादा टाइटली पैक होगा उसका अंतराण्विक बल ज्यादा होगा। तो ज्यादा जोर से यदि हम खींच के रखेंगे, ठीक है, ज्यादा जोर से खींच के रखेंगे तो उसमें ज्यादा चिपका हुआ होगा तो उसके बीच का बल ज्यादा होगा। तो ठोस में सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल होता है, गैस में सबसे कम अंतराण्विक बल होता है, इसलिए वो जैसे ही उसको हम खोलते हैं तुरंत वो उड़ जाता है। प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा ठोस में होती है, ठोस को हम पीट के उसकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि कर सकते हैं, द्रव को तो हम ज्यादा पीट ही नहीं सकते हैं, ठीक है। गैस में तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। और स्वसंजक बल किसमें ज्यादा होता है, ठोस के अंदर होता है। तो स्वसंजक बल का मतलब है उसको अपने आप में जोड़ के रखना, ठीक है। द्रव में उससे कम होता है और सबसे कम किसमें होता है, गैस में होता है। विसरण का मतलब होता है उड़ जाना या फिर क्या कहते हैं फ्लो कर जाना। ये गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस के अंदर। विसरण का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस के अंदर होता है। तब ये जो तीन मुख्य अवस्था थी, कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। और दो और अवस्था होती है पदार्थ की, जो पहला होता है क्या, प्लाज्मा, और एक होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। पहला एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अब प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसकी खोज विलियम क्रूक्स के द्वारा 1879 में किया गया था। यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था। अभी तक के पदार्थ के तीन अवस्था के बारे में जानते थे, ठोस, द्रव और गैस। सबसे चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है ये बहुत ही हाईली जो होता है क्या कहते हैं गर्म पदार्थ होता है, और इसमें जो होता है सबसे अधिक आयनित होती है, सबसे अधिक आयनित होता है। क्या कहता है, जो जब किसी पदार्थ को हम बहुत ही जैसे ठोस को गैस को हम गर्म करेंगे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे। जैसे पहले क्या ठोस को गर्म करते हैं तो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, गैस में चेंज होता है। अब गैस को भी यदि हम बहुत ही हाई टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, बहुत ही हाई टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, क्या करता है, तब गैस के इलेक्ट्रॉन और आयन निकल कर बाहर हो जाते हैं। गैस के इलेक्ट्रॉन और आयन क्या हो जाते हैं, गैस से निकल के बाहर हो जाते हैं, और बचा हुआ पार्ट जो बचता है वो आवेशित कण बचता है, ठीक है। तो आवेशित कण का एक समूह बचता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो आवेशित कण का एक समूह बचता है जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और सूर्य और तारों की जो उष्मा होती है, उष्मा ऊर्जा सूर्य और तारे के अंदर, ये प्लाज्मा के कारण होता है। या फिर आकाश में जो बिजली चमकने की घटना होती है, ये भी किसके कारण हो पाता है, प्लाज्मा की घटना है। ब्रह्मांड का जो है 99% हिस्सा जो कि हाईली हीट पार्ट है, अत्यधिक गर्म पार्ट जो है, वो सब जो है प्लाज्मा के कारण बना हुआ है, ठीक है। और ये ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की जो रचना हुई है वो एक बिग बैंग के द्वारा हुई है, और उसमें प्लाज्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे हम पदार्थ की पांचवी अवस्था कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी, विलियम क्रूक्स ने की थी। ये खोज किसने की थी, ये आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। और ये भी दूसरा क्या पूछा जा सकता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था है कौन, पदार्थ की चौथी अवस्था है कौन, ये पूछा जा सकता है। अब पदार्थ की पांचवी अवस्था, पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जैसे कि प्लाज्मा को हम क्या किए, बहुत ही अधिक टेम्परेचर पे हीट किए, बहुत ही अत्यधिक टेम्परेचर पे हीट किए, उसके बाद हमको प्लाज्मा मिला है। गैस को टेम्परेचर, पहले तो हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो लिक्विड मिलता है, लिक्विड को फिर गर्म करते हैं तो हमको गैस मिलता है, गैस को फिर हाईली टेम्परेचर तक, इतना ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म किया कि उसका आयन और
आयन बाहर निकल गया, जो भी आयन हो क्या हुआ, गैस के आयन और आवेशित कण अलग अलग एक समूह में बढ़ गया था, ठीक है। इतना ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म किया, जो बाद में आवेशित कण का जो समूह बचा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। जैसे कभी कभी बिजली गिरती है, बिजली जो गिरती है वो प्लाज्मा अवस्था का एक कारण है, ठीक है। वो क्या होता है, एक आवेशित कण का एक गोला होता है जो कि कहीं पे गिरता है तो वहां पे क्या होता है, जो उस चीज को जला देता है, ठीक। तो प्लाज्मा अवस्था के बारे में आप समझ गए होंगे। अब पढ़ेंगे BEF, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है पदार्थ की 5वीं अवस्था है। अब देखते हैं पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में, जैसे हम क्या कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो वो प्लाज्मा जो हमारा प्राप्त हुआ था वो क्या हुआ था, गैस को जब हाई टेम्परेचर पे हम गर्म किए थे, तो गैस को जब हम हाई टेम्परेचर पे गर्म किए थे तो हमको क्या मिला था, प्लाज्मा मिला था। अब कहता है जो हम किसी भी तत्व के परमाणु को यदि परम शून्य ताप क्या होता है, ये आपको पूछा जा सकता है, परम शून्य ताप क्या होता है। ठीक है, परम शून्य ताप जो होता है वो 0 डिग्री केल्विन होता है या -273.15 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप किसको कहते हैं, 0 डिग्री केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। ये हम फिजिक्स में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जब किसी तत्व के परमाणु को परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, तो सारे परमाणु मिलकर एक सुपर एटम बनाता है। सारा परमाणु मिलकर क्या बनाता है, एक सुपर एटम बनाता है, जिसे कि पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, पदार्थ की 5वीं अवस्था कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या होती है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं चेंज के बारे में, ठीक है, बदलाव। तो जो भी पदार्थ की अवस्था होती है उसमें कुछ बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन जिसको हम कहते हैं। तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि एक बार हो जाने के बाद दोबारा रिटर्न नहीं होते, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो एक बार परिवर्तन हो गया तो फिर उसको हम चाहे तो दोबारा वापस रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो पहले जिस टाइप का पदार्थ था उस टाइप के हम पदार्थ में हम फिर वापस उसको ला सकते हैं। ठीक है, इसको आप देखते हैं जो वो परिवर्तन कौन कौन सा है। तो पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन या फिर फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं यदि किसी भी पदार्थ की एक अवस्था में बदलाव होकर दूसरा नया पदार्थ तैयार हुआ, तो हम यदि चाहें कि पहले जो हमारा पदार्थ था वही हमको चाहिए तो हम उसको रिवर्स करके एक नया जो पुराना पदार्थ था वो हम वापस कर ले, उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे कि हम पानी को गर्म करके उबाल रहे हैं, ठीक है, पानी को गर्म करके उबाल रहे हैं, वो इतना उबाले कि अब वो गैस बन गया, ठीक है, वाष्प बन गया, तो वो क्या किया, वाटर वेपर तक चेंज हो गया। तो वाटर वेपर जो हम चेंज किए तो वो कब बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब पानी चले जाए, पानी का यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब चाहे अब तो भाप में परिवर्तित हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं नहीं हमको भाप से वापस पानी चाहिए, तो क्या हम ये बदल सकते हैं, तो आंसर है यस, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। या फिर पानी को हम ठंडा किए, ठंडा करके उसको लेके चले गए -3 डिग्री पे, ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से हम नीचे लेके चले गए -3, -4 या -5 डिग्री सेल्सियस पे चले गए लेके, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर माइनस में जाएगा तो पानी जो द्रव अवस्था में था अब किस अवस्था में बदल गया, ठोस अवस्था में। यहाँ पे क्या हो गया, अवस्था तो परिवर्तित हो गया। तो क्या हम चाहेंगे पानी जो ठोस अवस्था में आया इसको हम चाहेंगे वापस किसमें लाने के लिए, द्रव अवस्था में, तो ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं, ये भी काम हम कर सकते हैं।
इसको हम रखते हैं भौतिक परिवर्तन के अंदर है। भौतिक परिवर्तन जैसे हम गुब्बारा को फुला दिए, गुब्बारा में हवा भर के हम गुब्बारा को फुला दिए, हमको चाहते हैं पहले जैसे पिचका हुआ गुब्बारा था हम वो वैसे पिचका हुआ गुब्बारा हम चाहते हैं, तो उससे हवा हम निकाल देंगे तो हम क्या हो जाए, पिचका हुआ गुब्बारा हमको फिर वापस मिल जाएगा। तो वैसा परिवर्तन जिसको कि हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, रिवर्स करके हम पुराना पदार्थ हम नया पदार्थ से को विपरीत करके हम नया पदार्थ से पुराना पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। वहीं पे एक होता है रासायनिक परिवर्तन जिसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है, जब किसी पदार्थ में हम परिवर्तित करके एक नया पदार्थ तो बना लिए, लेकिन नया पदार्थ बनने के बाद जब हम उसको पुराना पदार्थ में लाना चाहते हैं तो वो नहीं आ पाता है। जैसे कि दूध से हम दही तो बना लिए, लेकिन दही से चाहेंगे वापस हमको दूध चाहिए, दही से वापस दूध चाहिए, तो क्या दही से दूध मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये कौन सा परिवर्तन हो गया, केमिकल चेंज कहलाता है, ठीक। तो उसी तरह यदि हम क्या आटा से रोटी बना लिए, तो आटा से रोटी का बन जाना ये क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो गया। लेकिन वहीं पे यदि हम आटा गूंथ लिए हैं, अब जैसे गूथा हुआ आटा था, गूथा हुआ आटा से हम क्या किए, पहले उसको हम बेलते हैं, तब बेली गई रोटी, आटा से हम रोटी तो बेल लिया है, यहाँ तक कौन सा परिवर्तन हो गया, ये फिजिकल चेंज है, ठीक, भौतिक परिवर्तन के अंदर है। क्योंकि यदि हम बेली गई रोटी को फिर हम चाहेंगे तो गूथा हुआ आटा जो था उसको हम हाथ से मरोड़ दें तो फिर गूथा हुआ आटा के बराबर वो आ जाएगा। तो बेली गई गूथा हुआ आटा से ये बेली गई रोटी जो है, ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक। लेकिन इसी गूथा हुआ आटा से जब हम क्या बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, उस रोटी को सेक लेते हैं, ठीक, रोटी जब हम सेक लेते हैं तो वो कौन सा परिवर्तन आता है, ये केमिकल चेंज हो गया, ठीक, रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्योंकि जब रोटी को हम सेक चुके हैं तब वापस हम गूथा हुआ आटा में हम उसको नहीं बदल सकते हैं, ठीक। तब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है ये तो पता चल गया होगा। अब इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। अब ये भौतिक परिवर्तन का डिफिनेशन क्या है, तो पूरा भौतिक परिवर्तन तो हम समझा चुके हैं क्या होता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के केवल क्या भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। पदार्थ का क्या कौन सा गुण, भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ कोई नहीं बनता है। और क्या होता है, और अभिक्रिया को विपरीत करने पर क्या होता है, तो वह पदार्थ अपनी पूर्वावस्था का मतलब होता है पहले जैसा था। पूर्वावस्था का मतलब होता है वो पहले जैसा था, उस अवस्था में क्या हो जाता है, आ जाता है, पूर्वावस्था में आ जाता है। उसको कौन सा परिवर्तन कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। भौतिक परिवर्तन अब क्या है, उदाहरण के तौर पे किसको क्या क्या हम रख सकते हैं, जैसे मोम का पिघलना, मोम को जो हम पिघलाते हैं गर्म करके। दूसरा है बर्फ का जमना जो होता है वो भी एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक। और गुब्बारे का फूलना, गुब्बारे से यदि हम हवा खोल के निकाल दें तो वापस पिचका हुआ गुब्बारा मिल जाएगा। तो जैसे बर्फ का जमना, बर्फ को हम जमा दिए फिर हमको पिघलाएंगे तो पानी जो जम गया फिर वापस हमको पानी मिल जाएगा गर्म करने पे। बर्फ नहीं है, पानी हम लिखते हैं, ठीक है, पानी का जमना। उसके बाद होता है जो पानी का वाष्पीकरण जो हो जाता है, ठीक है, पानी का वाष्पीकरण होना। तो वाष्पीकरण जब होता है तो क्या होता है, वाष्प बन जाता है। तो वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो वापस हमको क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। तो अभिक्रिया का क्या हो गया, यहाँ पे उल्टा हो गया। पहले गर्म किए थे, ठंडा कर दिए, उल्टा कर दिए, तो हमको पुराना वाला पदार्थ हमको मिल गया, ठीक है। ये क्या था, भौतिक परिवर्तन था। अब हम क्या देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में तो कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, पदार्थ का जो भी क्या कहते हैं, बहुत मूल संरचना होता है उसमें बदलाव हो जाता है। तो केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, पदार्थ इस परिवर्तन में इस परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों गुण के अंदर परिवर्तन हो जाता है और क्या होता है, एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। और क्या होता है, इसमें अभिक्रिया को विपरीत करने पे, मेन इसका फंक्शन क्या है, इसमें अभिक्रिया को जब विपरीत करते हैं तो हमको पुराना वाला पदार्थ नहीं मिलता है, तथा
ठीक है। इस परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ की भौतिक तथा रासायनिक गुण दोनों में परिवर्तन हो जाता है और एक नया पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। और क्या होता है, तथा रासायनिक अभिक्रिया को विपरीत करने पे, रासायनिक अभिक्रिया को विपरीत करने पे वो पूर्वावस्था में नहीं जा पाता है, पूर्वावस्था में नहीं जा पाता है। यह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक। यह दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। आटे से रोटी का बनना मतलब रोटी का सेका हुआ जाना, ठीक है। सिर्फ आटे रोटी को बेल देना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बेली हुई रोटी से फिर गूथा हुआ आटा हम बना सकते हैं, लेकिन सेकी हुई रोटी से गूथा हुआ आटा नहीं बना सकते हैं। मोमबत्ती का जलना, देखिए यहाँ पर मोमबत्ती का जलना जो है ये केमिकल चेंज आता है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना या जलना और पिघलना दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों में अलग अलग बात होती है, ठीक। जलने में हम आग उस मोमबत्ती के अंदर उसके क्या कहते हैं, बत्ती के सिरे पे आग लगाते हैं तो उसके अंदर जो धागा डाला हुआ होता है वो धागा पूरी तरह जल जाता है। तो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना, पिघलने में क्या होता है, कोई सिर्फ हम उसको नीचे में किसी बर्तन में रख के उसको गर्म कर देते हैं तो वो पिघल जाता है। तो पिघलने में कहीं पे जलने वाली क्रिया या फिर कोई भी पदार्थ उसमें गुम नहीं हो रहा है, लेकिन जलने में उसके अंदर की रस्सी क्या हो जाती है, गुम हो जाती है, ठीक। तो मोमबत्ती का जलना केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये VVI के रूप में है, ठीक। आटे का ऐसे रोटी का बनना एक केमिकल रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज है। लेकिन गूथे हुए आटे से रोटी का बेला जाना ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ तक परिवर्तन जो था, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इससे पहले जो भी पदार्थ की अवस्थाएं थी, टोटल 5 अवस्थाएं थी, ठीक। कौन कौन थी, तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक। जब गैस को अत्यधिक दाब पे गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्लाज्मा मिलता है। वहीं पे यदि हम ठोस किसी भी तत्व के परमाणुओं को यदि हम बहुत ही लो टेम्परेचर मतलब क्या, परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन या फिर सेल्सियस में कहें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस में यदि हम उसको ठंडा करते हैं तो क्या मिलता है हमको, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एक पदार्थ प्राप्त होता है, ठीक है। अब ठोस क्या होता है, तो ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव में आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस के अंदर क्या हो जाता है, गैस के अंदर आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो जाता है, ठीक। तो सारा को एक साथ हम रिकॉल कर लिए, ठीक। तो अब यहाँ तक तो आप पढ़ चुके हैं। आप अगले जो वीडियो होगा उसमें हम तत्व के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और तत्व के कौन कौन प्रकार होते हैं। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।